हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पार्ट नंबर 21 और पार्ट नंबर 20 को खत्म कर दिया था। मतलब इनडायरेक्टली हमने कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स और सारे पार्ट्स को खत्म कर दिया था। हमारी दो तीन चीज़ें बाकी हैं, जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे अमेंडमेंट, जो कि हमारे तकरीबन अभी तक 102 अमेंडमेंट हुए हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं 1 से लेके 50 के बीच में कितने हमारे इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है या फिर कह लो सुधारे हैं, उनको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ वो इनडायरेक्टली आपका पॉलिटिकल जो आपकी बुक होती है, पॉलिटिकल ऑफ द मतलब लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटिकल बुक आती है, मैं आपको उसके अंदर से पढ़ा रहा हूँ। और एक मैंने रेफरेंस लिया है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस करके आपकी वेबसाइट आती है। उसके अंदर भी आपके तकरीबन 102 अमेंडमेंट को डिटेल में लिखा गया है। तो मैंने उनका कहीं से थोड़ा उनका रेफरेंस लिया है, थोड़ा मैंने इंडियन पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत की बुक है उनसे रेफरेंस लिया है। ठीक है, तो ये पूरी आपकी मोस्ट IMP आर्टिकल से जो आपके एग्जाम से रिलेटेड, इनसे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर। तो आज हम पहले देखते हैं कि सबसे पहला अमेंडमेंट कब हुआ था। तो देखो मैंने F लिखा है, तो हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था। तो फर्स्ट कब हुआ था हमारा, तो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में 10 मई को हुआ था। किससे रिलेटेड हुआ था? तो लैंड अमेंडमेंट कहते हैं उसको, हम क्या कहते हैं, जमीन सुधारा। किसी जिसके अंदर क्या था पता है कि जब आज़ादी से पहले या फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के पावर में आया उसके पहले एक चीज़ वहाँ पे बहुत लाइमलाइट में थी, जमींदार और जागीर सिस्टम। जागीर सिस्टम और जमींदार सिस्टम दोनों कॉमन थी कि भाई ब्रिटिशर्स ने कुछ लोग अपॉइंट किए थे अपनी साइड से कि भाई आप लोग उन ज़मीनों के ऊपर, किन ज़मीनों के ऊपर, उन ज़मीनों के ऊपर जिनके ऊपर जो उस किसान का हक है, उस किसान को पैसे दो, उनके पास से वो जब वो ज़मीन का मुआवजा ना दे पाए या फिर कह लो जो उसने पैसे दिए उसका मुआवजा ना दे पाए, तो उनकी ज़मीन को हड़प लो और उन्हीं की ज़मीन के ऊपर उन्हीं को बोलो कि अब तुम इतनी उत्पादन करो या फिर तुम इतना प्रोडक्शन करके हमको दो और तुम्हें इतना टैक्स देना होगा, उसके बाद जाके मैं तुम्हें तुम्हारी ज़मीन वापस लौटाऊंगा। तो ये बहुत लंबा चला था। ठीक है, क्योंकि देखो आज़ादी मिली 1947 के अंदर, उसके बाद लोग चले गए, जो ब्रिटिश लोग थे वो लोग चले गए। भाई ये लोग एग्जिस्ट कर रहे थे क्योंकि ये लोग लोकल लोग थे इंडिया के, और इन लोगों के पास ज़मीन पड़ी थी बहुत एकड़ों में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब लोग उठ के सामने आए कि भाई ज़मींदार के पास जितनी ज़मीनें पड़ी है उनको कहा गया कि भाई जो तुम्हारी ज़मीन तुम्हारी हक की है वो तुम रखो, जो किसानों की है उन्हें वापस लौटाई जाए। तो उनके लिए एक अमेंडमेंट निकाला गया, जो पहला अमेंडमेंट था 1951 में आया था। कब आया था? 10 मई को आया था। ठीक है, और ये जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। कब कब कहाँ हुआ है? तो देखो बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास ईस्ट वाला, उत्तर प्रदेश और हैदराबाद के अंदर जमींदार सिस्टम नहीं था, वहाँ पे जागीर सिस्टम था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर नवाब लोग थे इसलिए इन लोगों ने सिस्टम को चेंज नहीं किया था, उन लोगों ने जागीर सिस्टम रखा था जो कि सिमिलर टू इसके रिलेटेड ही था। क्लियर। तो ये आपका हुआ पहला अमेंडमेंट। दूसरा अमेंडमेंट आपका आया 1952 के अंदर आया, जिसके अंदर ये कहा गया कि इसके पहले ये 7,50,000 है ना, इसके पहले ये था कि हर MP 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा? 5 लाख लोगों को। बट उसको चेंज करके कितना कर दिया? 7.5 लाख लोगों को अब रिप्रेजेंट करेगा एक MP। क्लियर, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये रिप्रेजेंट करेगा। कब आया? सेकेंड अमेंडमेंट आया 1952 के अंदर। ओके, आपका थर्ड अमेंडमेंट आया, वो भी इसी के रिलेटेड है ना, इसी ईयर में आ गया था। तो उसके अंदर आपका ट्रेड और कम्युनिकेशन को रिलेटेड कुछ भी चीज़ों को चेंजेस किया गया था। फोर्थ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए उसको लिखा नहीं गया है। फिफ्थ अमेंडमेंट आपका दिया हुआ था 1955 में आया, जो कि आया था 24 दिसंबर को। और इसके अंदर क्या कहा था, आपके स्टेट से रिलेटेड कह लो, या आर्टिकल नंबर 3 में जो आपने पढ़ा होगा, जो हमारे लेक्चर्स जो रेगुलर आपने जिसने व्यूज़ किए होंगे, जब मैंने पढ़ाया था आर्टिकल नंबर 3, तो उसके अंदर मैं आपको बताया था कि एरिया को लेकर डिफिनेशन दी थी, बाउंड्रीज को लेकर डिफिनेशन दी थी और उनको नेम को लेकर डिफिनेशन दी थी। और ये सारे जो स्टेट्स है भी, जो यूनियन टेरिटरी जो स्टेट्स हैं, वो पार्ट A और B में आएंगे। इसके पहले क्या था, पार्ट नंबर C और D भी थे, बट उनको निकाल दिया गया था। किसके कारण? अमेंडमेंट 5th 1955, इसके कारण इन पार्ट C और D को निकाल दिया था। और हमने किन को एक्सेप्ट किया था? पार्ट नंबर A और B, जिसके अंदर आपका एक में आते थे स्टेट और एक में आते थे आपके यूनियन टेरिटरीज। क्लियर। तो वो इनडायरेक्टली ये दिया गया था। और एक चीज़ में बताई गई थी कि जो कोई भी पार्ट A या B या फिर जो कोई भी राज्य पार्ट A के अंदर आता है, या फिर जो कोई भी यूनियन टेरिटरी आपके पार्ट नंबर 2 के अंदर आती है, उन सारों के अंदर चेंजेस एरिया के वाइज, बाउंड्री के वाइज, या उनको नेम चेंज करना है तो किस आर्टिकल के अंतर्गत होंगे? आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग होंगे। बट वो जो कह सकते हैं उसको कहते हैं सुधारा कहाँ किया गया? तो अमेंडमेंट नंबर 5 में किया गया, जब वो आया कब? 1955 में उसका शुरू हुआ। क्लियर। अमेंडमेंट नंबर 6 किसका? अमेंडमेंट नंबर 6
1956 के अंदर आया ये आपका। इसके अंदर क्या कहा कि टैक्स को लेकर सब कुछ शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि बाहर के देशों के अंदर जब हमारे पब्लिक ने बाहर निकल के शुरू किया ना, क्योंकि सरकार को चलते हुए 5 साल हो चुके थे, 5-6 साल हो चुके थे, तो पर सरकार को इनकम नहीं हो रही थी, ठीक, कहीं ना कहीं से इनकम लानी पड़ती है। हम लोग आज़ाद हुए थे और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना दिया था, इम्प्लीमेंट भी कर दिया था, पर सरकार को पैसे नहीं आ रहे थे। उन पैसों के लिए उन लोगों ने क्या किया, 6th अमेंडमेंट 1956 को लाया गया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि सेल, परचेज या ट्रेड सबके ऊपर अब टैक्स लगेगा कुछ प्रतिशत। अभी जैसे जीएसटी है तो उस टाइम में जीएसटी नहीं था, क्लियर। उस टाइम पे जो कुछ चल रहा होगा मिनिमम जो टैक्स देना पड़ता है आपको वो टैक्स देना पड़ेगा, क्लियर। इस तरीके से इस सिचुएशन को चलाया गया। अब आया आपका 7th अमेंडमेंट। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसके अंदर क्वेश्चंस बन सकते हैं। कौन सा था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। कौन सा है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आपके 14 स्टेट हुए और 6 यूनियन टेरिटरीज हुई। इन 6 यूनियन टेरिटरी को डिफाइन किया गया, लिखा गया कि कौन कौन से होंगे, कौन से 14 स्टेट होंगे। वो कहाँ पे? आपके 7th अमेंडमेंट के अंदर है, जो कि आपका 1956 के अंदर आया था, मतलब इसी साल के अंदर आ गया था, क्लियर। ये हो गया आपका स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन। देखो मैं इसको फटाफट नहीं जा रहा हूँ, बट इनको आप अगर एक बार भी सुन लोगे, समझ लोगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कौन से साल में क्या अमेंडमेंट हुआ था, किस तरीके से हुआ था। कुल मिला के 102 अमेंडमेंट है। आज हम लोग कम से कम 1 से लेके 50 तक खत्म कर देंगे, क्लियर। और उसके बाद 50 से लेके 51 से लेके आपके 102 तक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, मतलब कल के लेक्चर्स के अंदर वो भी खत्म कर देंगे। तो आपके 2 वीडियो भी खत्म हो जाएंगे। इनडायरेक्टली इसके अंदर आपके सारे के सारे अमेंडमेंट जो मोस्ट आईएमपी अमेंडमेंट है वो क्लियर हो जाएंगे इसके अंदर आपको आके, क्लियर। आज जो आपका 8th अमेंडमेंट, 8th अमेंडमेंट कब आया था? 1960 के अंदर आया था, जिसके अंदर क्या दिया गया था? आपका रिजर्वेशन दिया गया था। देखो लोग पूछते हैं ना कि रिजर्वेशन कहाँ से हुआ, किस तरीके से हुआ, तो रिजर्वेशन का डेफिनेशन 8th अमेंडमेंट 1960 के अंदर दिया गया था। इसके अंदर क्या कहा था कि लोकसभा के अंदर SC ST की सीटें होनी चाहिए। जब मैंने रिजर्वेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको डिटेल में बताया था, फिर से समझ लो, ठीक है। उसके अंदर क्या कहा था? पहले इसका प्रावधान था कि ये 20 ईयर, एवरी 20 ईयर्स में आना चाहिए, बट उसको चेंज करके कितना किया गया? एवरी 10 ईयर्स में किया गया। मतलब 1960 के अंदर इसका प्रस्ताव रखा गया और 1970 तक चलेगा। कब? मतलब आप एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है कि जब ये लगा तो अब 1960 के अंदर इसको ऐड कर दिया गया और 1960 के अंदर इसका इंप्लीमेंट भी कर दिया गया और इसको 10 ईयर तक एक्सटेंड कर दिया गया। लास्ट ईयर 2020 के अंदर मोदी जी ने इसको अमेंडमेंट को और एक्सटेंड किया, ठीक है, जो कि आपका पहुंचा 2020 से लेके 2030 तक आपका चला गया रिजर्वेशन, क्लियर। आ जाओ आपका आर्टिकल नंबर 9, अमेंडमेंट नंबर 9। अमेंडमेंट नंबर 9 इतना कुछ खास था नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ बॉक्स बना के उसको छोड़ दिया है, ठीक है। आपको पढ़ना कौन सा है? तो अमेंडमेंट नंबर 10 पढ़ना है। अमेंडमेंट नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? अब आपका अभी आया था 1961 के अंदर आया था, जिसके अंदर मनीलाल शाह ने, कौन से? मनीलाल शाह एक बहुत अच्छे इंसान थे, जिन्होंने यूनियन टेरिटरीज को लेके एक अलग से प्रावधान पेश किया था और उनको स्वीकारा गया था, ठीक है। देखो हमने पहले ही रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे 6 बता दिए थे, बट उन 6 के अंदर कुछ चेंजेस होंगे, लोग किस तरीके से होंगे, उन 6 को किस तरीके से डिवाइड किया गया, किस रीजन से डिवाइड किया गया, वो अमेंडमेंट कब आया? अमेंडमेंट नंबर 10 1961। कौन लेके आया? तो मनीलाल शाह जी लेके आए थे। उन्होंने 6 के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए थे। उन चेंजेस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैंने यूनियन टेरिटरी आपको पढ़ाया था तो बताया था कि उनके ऊपर राज कौन करेगा, वहाँ लोकपाल होगा, किस तरीके से उसका काम करेगा, कौन कौन वहाँ पे रह सकता है, किस रीजन से उनको डिफरेंशिएट किया गया था, क्लियर। तो उनको डिटेल में भी मैं नहीं जा रहा हूँ, ओके। आ जाओ 11th अमेंडमेंट नंबर 11 से लेके 17 तक इतना कुछ खास है नहीं, बट इनके बीच में आपका एक आ जाता है अमेंडमेंट नंबर 13, जो आपका आया था 1962 के अंदर, जिसमें कहा था कि नागालैंड को एक स्पेशल प्रायोरिटी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? एक स्पेशल प्रायोरिटी दी जाएगी। सबसे पहले किसको दी थी? जम्मू एंड कश्मीर को दी थी जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, क्लियर। उसके बाद किसी को मिली हो ना तो नागालैंड को मिली थी। किसके अंदर आपका स्पेशल गवर्नर रहेगा, सिस्टम अलग से रहेगा। इसके अंदर पार्लियामेंट, जो इसके मंत्री वगैरह होंगे, विधानसभा के जो मंत्री होंगे, वो सब कुछ अलग कैटेगरी के होंगे, इनका कल्चर अलग था, तो ये लोग अलग से इनको सिक्योर रखा जाएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इनको एक कह सकते हैं ना कि एक प्रोविजन दिया गया, महत्वपूर्ण इनको योगदान के रूप में इनको गिना गया और इनको कहा गया कि आपको हम लोग एक सुधारे के अनुसार आपको एक स्पेशल पावर्स दे रहे हैं, बट इन नेगेटिव वे नहीं, इन पॉजिटिव वे में,
क्लियर। तो आपको वो बात भी याद रखनी है कि नागालैंड को अमेंडमेंट नंबर 13 1962 के अंदर इसको एक स्पेशल पावर मिली थी। ये मोस्ट ऑफ ये लास्ट ईयर मैंने क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कहीं पे, इसलिए मेरे को याद आया कि इस चीज़ को आपको ऐड करना चाहिए। अगर नागालैंड पूछ सकते हैं तो सिक्किम भी पूछ सकते हैं, सिक्किम आगे आने वाला है। क्लियर। तो ये हो गया आपका 13 अमेंडमेंट। अब आ जाओ 13 से लेके आपका तकरीबन मैंने आपको बताया 11 से 17 तक में सिर्फ 13 इंपॉर्टेंट था। आ जाओ डायरेक्ट आपका 18 अमेंडमेंट। 18 अमेंडमेंट क्या था पता है? 1966 में आया, जो आपका था रीमेक ऑफ द पंजाब, जो आपका पेप्सू था। क्लियर। क्या था? पेप्सू था, रीमेक ऑफ पंजाब, कि पंजाब को किस तरीके से अच्छे से क्रिएट किया जाए, क्योंकि वो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ये जो पूरा विस्तार था ना, ये इतना कॉन्फ्लिक्ट में पड़ चुका था कि पब्लिक अंदर ही अंदर विद्रोह कर रही थी, अंदर ही अंदर लड़े जा रही थी। तो उनको कहीं ना कहीं समझाया जाए कि भाई तुम लोग लड़ो मत, तुम लोग अलग हो। इन लोगों को बहुत कुछ समझाना पड़ रहा था, क्योंकि बताओ उस टाइम में पूरा एक एरिया, ऐसे पूरा एक एरिया क्या था? पेप्सू था। ठीक है। उनको तोड़ा गया भाषा के आधार पे। किसके आधार पे? लैंग्वेज के आधार पे। जैसे कि पंजाब में जो पंजाबी बोलते थे उनको बोला कि तुम पंजाब में रहो, जो हिंदी बोलते थे उनको बोला कि तुम हरियाणा में रहो, जो हिमाचल वाले थे, मतलब जो हिमालय वाले बिलोंग करते थे, उनको कहा कि तुम्हारा खुद का होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और रही बात चंडीगढ़ की, तो फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो गया। हरियाणा वाले बोले कि भाई कैपिटल तो हमारी चंडीगढ़ होगी, पंजाब वाले बोल रहे वो हमारी होगी। अब दोनों के बीच में चंडीगढ़ बेचारा फंस गया। तब भारत सरकार ने ये कहा कि काम करो, कहाँ गया? मनीलाल शाह जी ने कहा था यूनियन टेरिटरी 6 होगी, बट यूनियन टेरिटरी के अंदर भी इसमें एक चीज़ बताई गई थी कि किसी भी 2 राज्य के बीच में अगर तीसरा राज्य पिस रहा है तो उसको हम राज्य नहीं बनाएंगे, हम उसको यूनियन टेरिटरी क्रिएट कर देंगे। क्यों? आंतरिक शांति के लिए। किसके लिए? आंतरिक शांति के लिए। नेशनल सिक्योरिटी नहीं है, बट जो स्टेट्स की सिक्योरिटी है उस एक मुद्दे के कारण पूरा राज्य या फिर कह रहे हो कि बाकी राज्यों के इफेक्ट ना पड़े, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। आपको खाली इतना याद रखना है कि इसको लेके आए थे शाह आयोग। क्या लेके आए थे? शाह आयोग लेके आए थे। शाह आयोग कमेटी थी। क्लियर। उस कमेटी ने रेफरेंस किसका लिया था? अमेंडमेंट नंबर 10 1961 मनीलाल शाह जी का उसने एक रेफरेंस लिया था। उस रेफरेंस के आधार पे शाह आयोग ने कहा था कि भाई एक काम करो, पंजाब वालों को पंजाबी बोलने दो, हरियाणा वाले हिंदी बोलते हैं उनको हरियाणा दे दो, हिमाचल वाले जो हिमालय से बिलोंग करते हैं उनको बोल दो तुम हिमाचल प्रदेश खुद का प्रदेश बना लो, बट चंडीगढ़ को बनाएंगे हम लोग यूनियन टेरिटरी। और इस तरीके से रीमेक ऑफ पंजाब किया गया। क्लियर। पेप्सू को तोड़ के अलग से 3 राज्य अलग से कर दिए और एक यूनियन टेरिटरी को क्रिएट किया गया। क्लियर। ये आई थिंक इतना आपको डिटेल में समझ में आ चुका होगा। अब आ जाओ आपका आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 34 तक आपके मोस्ट ऑफ कॉमन आर्टिकल है, जिनको आप एक बार रीड कर लो या फिर एक बार इन अमेंडमेंट को पढ़ लो तो भी आपको आइडिया आ जाएगा। देखो जो मैंने आपको वेबसाइट बताई ना, मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ एंड जस्टिस, इसके अंदर आपको बहुत डिटेल में लंबा से दिया हुआ है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका मैं लिंक दे दूंगा, आपको पढ़ना हो तो वहां जाके पढ़ सकते हो, बट उनको पढ़ने में आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं बोलूँगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ आर्टिकल्स या फिर जो कह सकते हैं अमेंडमेंट है उनको यहाँ पढ़ लीजिए। इनके बाहर आई थिंक सो नहीं आना चाहिए। अगर आ जाता है तो मोस्ट ऑफ सिनेरियो में बहुत कह सकते हैं बहुत स्पेसिफिक टाइप के एग्जाम ले लीजिए। क्लियर। क्योंकि अमेंडमेंट को इतना डीप में कोई पूछता नहीं है। इनके पूछा जाता है तो इनके सुधारे पूछे जाते हैं, कौन इनकी कमेटी का हेड था, क्या चेंजेस किए गए, तो वो सब आपका आ जाएगा जब आप किसी डिस्क्रिप्शन में एग्जाम लिखोगे ना तब पूछा जाता है, बट एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से आपको ये लिखा नहीं जा सकता है। क्लियर। अब आ जाओ आपका जो मैंने बताया आपको, जैसे नागालैंड को दिया गया था स्पेशल प्रिविलेज, वैसे ही सिक्किम आया। सिक्किम को क्या हुआ कि हाँ अमेंडमेंट नंबर 35 के अकॉर्डिंग, किसके अंदर? अमेंडमेंट नंबर 35 1974 के अंदर सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया? सह राज्य। सह लिखा देखो मैंने यहाँ पे, सह राज्य। क्यों? सिक्किम ने उस टाइम पे ये कहा था, सिक्किम का सिचुएशन ऐसी थी कि ना वो चाइना की तरफ जाना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि अगर तिब्बत जैसा बड़ा राज्य अगर चाइना उसको हथिया सकता है तो हम तो छोटे से एक मामूली देश हैं, हमारे ऊपर तो कभी भी आक्रमण करके हमको कब्जा कर लेगा हमारे ऊपर चाइना। तो सिक्किम के पास उस टाइम पे आई थिंक सो 2-3 साल का टाइम था कि उसको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना था। तो वो लोग सबसे पहले इंडिया के पास आए, और इंडिया में आए तब हमने उसको कहा कि ठीक है हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग कह रहे हैं, हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, हम सुधारा कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग अमेंडमेंट नंबर 35 1974 के अकॉर्डिंग कब 1974 में हमने सिक्किम को एक सह राज्य इंक्लूड किया।
उनको कहा कि आप 1 साल तक हमारे देश की सारी चीज़ों को नरखो परखो, आपको जो ठीक लगे आप उसके बाद अपना डिसीजन लास्ट में बताना, ठीक है। तो हमने पहला कौन सा बताया, 35 में हमने उसको चांस दिया। 36 में वो लोग आए और उन लोगों ने क्या कहा कि ठीक है हम लोगों को आपके देश में शामिल होना है। तो हमने सुधार किया कि भाई 1975 में, कब किया, अमेंडमेंट नंबर 36 1975 16 में, कब 16 में 1975 सिक्किम को इंडिया का 22nd, कौन सा 22 या 22nd स्टेट अनाउंस किया गया पब्लिकली। क्लियर, यहां तक आपका नॉर्मल आर्टिकल्स चल रही हैं, ठीक है। 35 36 भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, आप इनको भूल जाओ, इनको आप खाली एक बार रीड करो तो भी चलेगा। बट आपकी 35 36 आर्टिकल नंबर 13 ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका आर्टिकल नंबर 7, क्लियर, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। और एक आपकी आर्टिकल नंबर 8 रिजर्वेशन से रिलेटेड आपको बहुत टाइम पूछा जाता है कि भाई कहाँ कहाँ पे है। दूसरी आर्टिकल नंबर अमेंडमेंट नंबर 2 फिर अमेंडमेंट नंबर 1 तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पूछते हैं मोस्ट ऑफ केस में इसके कि पहला अमेंडमेंट कब हुआ था, किसकी कौन सी सहमति थी, क्या था, वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, पर इतना याद रखो कि पहला अमेंडमेंट हुआ था नेहरू जी ने इसका प्रवचन किया था। क्लियर, अब आ जाओ आपका वो आर्टिकल या वो अमेंडमेंट जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, क्योंकि पूरी सरकार हिली और गिरी और नई सरकार पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार आई तो इसी अमेंडमेंट के कारण आई, ठीक है। अमेंडमेंट नंबर 42 क्या है, अमेंडमेंट नंबर 42 जिसके अंदर तकरीबन आपके 59 चीज़ों को ऐड किया गया। कितने चीज़ों को, 59 चीज़ों को। अब सपोज इट अगर 59 चीज़ों को आप ऐड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा एक टाइप का बुक टाइप बन गई है। तो अगर आप किसी बुक के अंदर दूसरी बुक को ऐड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसको क्या कह सकते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही कहेंगे ना। क्या कहेंगे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि भाई आर्टिकल नंबर 70 या फिर अमेंडमेंट नंबर 42 को हम लोग किस लैंग्वेज या फिर किस और नाम से जानते हैं, तो उसके अंदर आपका आएगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कब आया था, 1976 के अंदर आया था। किसकी सरकार थी, ये भी कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, ठीक है। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे 42 अमेंडमेंट लाया गया था। क्लियर, क्या लाया गया था वो बाद में बताता हूँ, पहले ये समझ लो कि उसको एक और वर्ड से कहा जाता है। अगर आपके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपके इसमें नहीं दिया हुआ ना, तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम का एक वर्ड दिया होगा जिसमें लिखा होगा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या लिखा होगा, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आपको ये कोई पूछे कि 42 अमेंडमेंट था, उसको उसका दूसरा नाम क्या था, उसका अनदर नेम क्या था, अगर ऑप्शन के अंदर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया हुआ है मतलब डेफिनेटली मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी आपको चॉइस करना होगा। क्लियर, एक और चीज़ कि जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी ना जिसने इस अमेंडमेंट को लेके आए, उसके अंदर टोटल इसके 12 सभ्य थे। कितने, 12 मेंबर थे। ये एक मामूली क्वेश्चन था जो मैंने मोस्ट ऑफ सिनारियो में पढ़ा हुआ, मैंने देखा हुआ है। क्लियर, बाकी ये सारे आर्टिकल्स थी जिसके अंदर उन लोगों ने चेंजेस किए थे। सेक्शन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 28 29 30 33 36 फिर 43 से लेके 50 तक इसके अंदर आपके 10 आ जाते हैं। 55 56 57 59 58 सेक्शन 6 जिसके अंदर आपकी और आर्टिकल्स हैं जो उसके अंदर इंक्लूड नहीं की गई थी। 23 24 25 26 27 37 38 39 40 41 42 54। क्लियर, फिर आपका सेक्शन एक और ऐड किया गया 27 जिसके अंदर आपकी 10 आर्टिकल्स थी। क्लियर, इतना बड़ा अमेंडमेंट था, बट इसके कुछ अच्छे रीजन थे। इसमें देखो अच्छा है ना, एक चीज़ है, एक प्रस्तावना के रूप में 3 वर्ड यूज़ किए गए। प्रस्तावना कह लो या प्रीफेस कह लो, इसके अंदर 3 वर्ड यूज़ किए गए। कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेक्युलरिज्म या कह लो सेकुलर, या फिर यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी। क्लियर, एकता और अखंडता। क्या है, एकता और अखंडता। किसके अंदर, सोशलिस्ट, सेकुलर, यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी। इसके अंदर कह लो आप एकता, क्या कहोगे, एकता और अखंडता। क्लियर, यहां से एकता, यहां से अखंडता। सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म, किसी भी धर्म पक्ष में आपको भेदभाव नहीं करना है, और सोशलिस्ट मतलब आपको आपका समाज को एक साथ लेके उनको साथ चलाना है। क्लियर, इनमें कुछ बैड चीजें जो लाइमलाइट आई ना, जिनके कारण सरकार इंदिरा जी की सरकार जो गिर गई ना,
जो गिर गई ना, उनके मेन कारण ये 3 थे। क्या थी कि पीएम को मोस्ट पावरफुल पर्सन बना दिया पूरे इंडिया के अंदर। क्या कर दिया? मोस्ट पावरफुल बंदा उस टाइम पे क्रिएट कर दिया गया। क्लियर। और उस चीज़ को क्या इफेक्ट हुआ कि इमरजेंसी का प्रावधान जो अभी किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्ट्री और उसके बाद प्रधानमंत्री। क्लियर। बट यहाँ क्या कह दिया गया कि इमरजेंसी डायरेक्ट कौन ला सकता है? तो पीएम डायरेक्ट ला सकता है, इमरजेंसी ला सकता है। क्लियर। लोकसभा को खत्म करने की पावर किसकी होगी? तो अभी किसकी होती है कि जिसकी बहुमत हो, बहुमत से चली जाए तो प्रेसिडेंट जी आके कह सकते हैं कि भाई चले आपकी बहुमत चली गई है तो आपकी सरकार गिर गई है, तो लोकसभा को ओवर कर दो। तो लोकसभा को ओवर करने की पावर अभी किसके पास है? तो प्रेसिडेंट के पास है। इस टाइम पे किसके पास थी? तो प्राइम मिनिस्टर के पास थी। क्लियर। और इन्होंने एक चीज और चेंज की कि लोकसभा के हर एक मेंबर की जो एज हो, कह लो उसकी टर्म होती है ना, वो 5 साल होती है आज। बट उस टाइम कितनी कर दी थी उन लोगों ने? 6 साल कर दी थी। क्लियर। एक और चीज की गई कि अगर कोई भी लोकसभा से कोई भी चीज पसार हो गया, कोई भी आर्टिकल या कोई भी लॉ, ठीक है, अगर वो पास होके निकल रहा है तो प्रेसिडेंट उसको रिटर्न नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट उसको रिटर्न नहीं कर सकता कभी भी। क्लियर। उसको कभी रिटर्न नहीं करेगा। एक और चीज, जब ये सब कुछ हुआ ना तो इसका बहुत विद्रोह किया गया। क्यों? क्योंकि आपने अपने हाथ में इमरजेंसी ले ली, आपने लोकसभा को कब निकालना है, कब बर्खास्त करना है आपके हाथ में है। ठीक है। अब देखो, ये अगर आपके हाथ में हो तो इसका मतलब यही होगा कि आप कभी लोकसभा के अंदर आप उसको कभी हारने ही नहीं दोगे ना, आपकी सरकार कोई चेंज ही नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट था। दूसरी चीज कि अब 6 साल तक अगर वो राज करेंगे तो आप खुद सोचो कि उनके ऊपर कितना पैसा खर्च होगा, कितना वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हो, कौन डिटेल में देखेगा 6 साल तक। तो कहीं ना कहीं 5 साल का जो सिस्टम था वो सही था, तो उनको भी हटाया गया। फिर आपको ये पावर हटा ली गई प्रेसिडेंट के पास से कि प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं, मतलब प्रेसिडेंट ऊपर की एक सीट पे बैठ के कुछ काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे। तो इनडायरेक्टली फिर आपने उस पद को रखा क्यों था? राइट। तो लोगों ने इसका बहुत विरोध किया और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार पहली बार, इतिहास में पहली बार कांग्रेस सरकार गिर गई। इंदिरा सरकार की सरकार गिरने के कारण अमेंडमेंट नंबर 44 आया। कब आया? अमेंडमेंट नंबर 44 आया। कब आया? तो 1978 में आया। सरकार किसकी आई? मोरारजी देसाई की सरकार आई। मोरारजी भाई देसाई की सरकार आई और उन्होंने इस अमेंडमेंट के अंदर से बहुत चीज़ों को चेंज किया और बहुत चीज़ों को चेंज करने के बाद उन्होंने लास्ट में कुछ ऐसा चेंज किया ना कि जिनके कारण उनकी सरकार भी गिर गई। समझ रहे हो आप कि ये आर्टिकल लाया, ये अमेंडमेंट लाया जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए, जिसके कारण इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई। और इनको चेंज करके या इनके विरोध में सरकार को चलाने के लिए इनमें से कुछ चेंजेस किए गए। इसके अंदर 42 के अंदर कुछ चेंजेस किए गए और उसके लिए अमेंडमेंट आया 44। ठीक है, जो इसी का ही भाई था, बट इसका कुछ चेंजेस करके हमने 44 लेके आए। 44 में एक मुद्दा ऐसा आया कि जिसमें मोरारजी भाई देसाई की सरकार गिर गई। ठीक है, और वो देखते हैं। पहली बात, क्या क्या चेंजेस हुए? तो सिंपल चेंजेस जो उनको करने उस टाइम पे सही लगे और आज भी हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्या हुआ? पहली बात, इमरजेंसी और लोकसभा को इमरजेंसी लाना या फिर लोकसभा को हटाना या लोकसभा की बर्खास्त करना या उसको भंग करना किसके हाथ में हो जाएगा? कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री के हाथ में आएगा। किसके हाथ में आएगा? कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री या फिर मंत्रिमंडल के हाथ में ये पावर रहेगी। दूसरी चीज कि प्रेसिडेंट को एक पावर दी गई कि भाई अगर यहाँ से आर्टिकल या फिर कोई भी लॉ या कोई भी ऐसा कोई चीज पास होके आ रही है तो आप एक बार वापस भेज सकते हो। कितनी बार? एक बार आप भेज सकते हो। अभी कितनी बार है? 3 प्रकार से वीटो यूज किया जाता है। पहले कितनी बार किया गया? तो एक बार यूज किया जाता था। क्लियर। अब जिस रीजन के कारण इनकी सरकार गिरी ना, वो ये था कि प्रॉपर्टी एक्ट पहले क्या था? मूलभूत अधिकार के अंदर था, फंडामेंटल राइट्स के अंदर था, उसको निकाल के एक लॉ के रूप में प्रेजेंट किया गया। क्या किया गया? अब ये फंडामेंटल राइट से निकाल के उसको क्या कर दिया? कानूनी अधिकार कर दिया 301 के अंदर। किसके अंदर? 301 के अंदर, जिसके अंदर ये कहा गया था कि आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट छीन सकती है बट पब्लिक नहीं छीन सकती। मतलब आज अगर ये मेरा घर है और इस घर को सरकार को ज़रूरत है कि हमें हमारा कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री यहाँ पे बनानी है, तो वो सरकार के पक्ष में हो गया। तो सरकार इस घर को तोड़ के इस पूरी जगह को क्या करेगी? कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री को अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे निर्माण करेगी और या फिर कैबिनेट मिनिस्ट्री को बिठाएगी।
बट यहाँ पे कोई लोकल इंसान अगर मुझे बोले कि भाई तू अपना घर खाली कर, तो वो इसके हक में नहीं आए। बट यही सेम चीज़ मोरारजी देसाई समझा नहीं पाए पब्लिक को। क्लियर। और कांग्रेस ने इसी का फ़ायदा उठा के एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस फैलाया पूरे देश के अंदर कि भाई अगर ये आ गया तो लोग आपस में लड़ मरेंगे, मुस्लिम लोग ये कर लेंगे, हिंदू लोग ये कर लेंगे। तो कांग्रेस ने इसका फुल विरोध कर दिया और मोरारजी भाई देसाई की सरकार गिरा दी। क्लियर। सिंपल सी बात थी। इंदिरा जी ने आने के बाद भी इसको चेंज नहीं किया, इसी को एज इट इज सेम टू सेम रखा। इंदिरा जी ने क्या कहा था पता है अपने पर्सपेक्टिव के अंदर कि जब मैं सरकार में आऊंगी तो मैं प्रॉपर्टी एक्ट को फिर से फंडामेंटल राइट्स में लेके आ जाऊंगी। बट कहीं ना कहीं उनको भी पता था कि अगर उसको फिर से हम लोग लेके आए तो इसका विरोध आगे जाके बहुत लंबे टाइम तक बहुत लोग करने वाले, वो ना हो इसलिए लोगों ने क्या कहा, पहले तो एजेंडा उठाया कि हम लोग ऐसा करेंगे करेंगे करेंगे। बट पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट किया गया और पब्लिक को इनके बारे में कुछ समझ में ना आया, इस प्रिजन से उनको बाद में समझाया गया। इंदिरा गांधी वो इंसान थे कि जिनके बोलने की स्पीच बहुत जोरदार थी। ठीक है, वो बोलती भी इतना स्मूथली थी ना कि इंसान अगर मुर्दा बैठा हो ना तो उसको समझ में आ जाएगा। क्लियर। वो इतना स्मूथली बोलती थी। और मोरारजी भाई देसाई ने यही चीज़ सेम करनी चाहिए थी बट वो पब्लिक को समझा नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस ने इतना नेगेटिव इन्फ्लुएंस फैलाया था पब्लिक के बीच में कि पब्लिक समझ नहीं पाई थी उस चीज़ को लेके। क्लियर। तो इस तरीके से दो सरकार आई, एक सरकार गिरी और एक सरकार ने उसी का फायदा उठा के वापस आ गई। क्लियर। मोरारजी देसाई नॉन कांग्रेसी पहले इंसान थे जो पीएम बने थे। क्लियर। तो इस तरीके से आपका अमेंडमेंट में अभी तक हमने 1 से लेकर 50 के अंदर आपकी देखी। इसके बाद आपका डायरेक्ट आ जाएगा आर्टिकल अमेंडमेंट नंबर 52 आ जाएगा। कौन सा आएगा? अमेंडमेंट नंबर 52 आएगा। मतलब इनडायरेक्टली हमने 1 से लेकर 50 तक हमने सारे अमेंडमेंट को देख लिया जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लो या मोस्ट आईएमपी अमेंडमेंट थे ये वाले। क्लियर। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो आपका होगा आपका 52 से तकरीबन 102 तक जो अमेंडमेंट किया गया उसमें से कुछ जो मोस्ट आईएमपी होंगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए और जय हिंद।